सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो लेटेस्ट वाला आरटीपी है, रिवीजन टेस्ट पेपर जनवरी 26 एग्जामिनेशन पेपर्स का, वो आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस हैं और कुछ नए क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं। अपन सारा ही रिवाइज कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। ओके, पहला केस सिनारियो है, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस हैं, लीज का और डेफर्ड टैक्स का। मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन Ind AS. X Limited lessee enters into an agreement with Y Limited lessor to lease an entire floor of a building for a period of 10 years with an option to extend the lease for 5 years. At the commencement date, X Limited is not reasonably certain to exercise the option to extend the lease. That means 10 साल के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, 15 साल के बारे में नहीं सोचना है। Lease payments are 50,000 per year during the initial term and 55,000 during the optional period. तो for the time being 55,000 अपने लिए irrelevant है। As per the terms of the contract, lease payments are required to be paid at the beginning of each year. That means अपने लोग 50,000 करके पहला पेमेंट फर्स्ट डे में करेंगे और बाकी 50,000 करके 9 बार पेमेंट करेंगे, 4.5 लाख रुपया। तो ये जो 9 बार पेमेंट करेंगे ये हम लोगों का लीज लायबिलिटी होगा। ये तो फर्स्ट डे में पेमेंट हो जाएगा। इसका पीवी निकालना होगा हम लोगों को, बिकॉज दे आर फ्यूचर पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स इज कॉल्ड लीज लायबिलिटी। और लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट को सेम अमाउंट पे लिखा जाता है। पढ़ते अपने आगे। To obtain the lease, X Limited incurred initial direct cost of 20,000, out of which 15,000 relates to payment to the former tenant occupying the floor of the building and 5,000 relates to the commission paid to the real estate agent that arranged the lease. Initial direct cost भी ROU asset का पार्ट होता है। As an incentive to X Limited for entering into the lease, X Limited agrees to reimburse the real estate commission of 5,000. तो अपने को 15,000 रुपया ही देना पड़ेगा, 5 का reimbursement मिल जाएगा। तो eventually 15,000 will become our ROU asset in addition to the lease liability amount that we pay. The interest rate implicit in the lease is not readily determinable. So X का incremental borrowing rate is 10%. Consider discounting factor up to 2 decimal. तो अगर मैं आपको लीज लायबिलिटी निकाल के दूं जो फ्यूचर लीज पेमेंट का, इस 50,000 को बाद दे करके बोल रहा हूं, ये तो मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा तो आरओयू असेट में ऐड कर दूंगा, टू बैंक लिख दूंगा। अगर पीवी निकालूं तो 50,000 रुपीज का मल्टीप्लाइड बाई एनवीटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 ईयर्स। एक बार चेक करो, 10 ही बोला था ना वो, यस 10%। और 9 ईयर क्यों बोला? बिकॉज पहला वाला 50,000 हम तुरंत पेमेंट करेंगे। तो अगर मैं इसका पीवी निकाल लूं तो 50,000 1.10 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीटी, $5.76 अगर मल्टीप्लाइड कर दूं तो 2,88,000 ये लीज लायबिलिटी बनेगा। और एंट्री कुछ ऐसा आएगा, आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, टू बैंक 15,000 और टू लीज लायबिलिटी 2,88,000। तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये 50,000 का पेमेंट होगा, ये 15,000 का पेमेंट होगा, ये 288 का पेमेंट लायबिलिटी के रूप में आएगा। तो 288 प्लस 15 प्लस 50 353 के आसपास, मैं राउंड ऑफ में बोल रहा हूं, ये मेरा जर्नल एंट्री होगा फर्स्ट डे का। आप बोल सकते हो सर लीज लायबिलिटी में एक साथ 3,18,000 लिख दीजिए, फिर उसी दिन लीज लायबिलिटी टू बैंक लिख दीजिएगा, वो चलता है, वो जर्नल एंट्री का पैटर्न है। क्वेश्चन देखते हैं ना क्या बोला है। फिर आगे लिखता है X Limited has deferred tax assets
recognized in the balance sheet on 31st March 2022. और ये क्वेश्चन ऊपर में साल वाल नहीं लिखा है, यहीं पे पहली बार ईयर एंड लिखा है, ठीक है. In respect to unused tax losses that can be used to reduce the taxable income in future years, okay. The income tax rate used to calculate the deferred tax asset was 40%, okay. Which was the current tax rate, okay. A new government came into 1st April 2022 and passed a legislation that on 17 April the income tax rate will be reduced to 33%. तो क्या मैं 33% को डेफर्ड टैक्स के मेजरमेंट के लिए यूज कर पाऊंगा क्योंकि ये फ्यूचर टैक्स रेट है? द आंसर इज नो. वाई द आंसर इज नो? क्योंकि इसके बारे में मुझे 31 मार्च के पहले पता नहीं था. फ्यूचर टैक्स रेट मस्ट बी नोन टू द एंटिटी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर. ये मुझे अप्रैल 1 तारीख को पता चला, तो मेरे को 40% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स का मेजरमेंट करना पड़ेगा. लेट मी सी द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लीज टर्म? 10 साल. एट व्हाट वैल्यू विल द लीज लाइबिलिटी बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली? 2,88,000 या 3,38,000, दोनों में से कोई भी एक आंसर. सर दोनों आंसर दिया हुआ है, तो फिर 2,88,000 इज मोर करेक्ट, क्योंकि ये 50,000 का पेमेंट इमीडिएट हो जाएगा. तो इनिशियली हम लोग लीज लाइबिलिटी को अगर लिखेंगे बैलेंस शीट में तो 288 पे ही लिखेंगे. जो 287,500 है, 5.75 को लेकर के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 287,500 आएगा. एट व्हाट वैल्यू आरओयू असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड? आरओयू असेट मेरा आया था, अब 500 रुपीज कम कर देंगे, 350 to 500. ये रहा आरओयू असेट 350 to 500. तो वेरी परफेक्ट आंसर हम लोगों का और आईसीआई का मैच कर रहा है, सब ठीक है. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन आरओयू असेट? स्ट्रेट लाइन पे 350 to 500 को 10 से डिवाइड कर लो, 35,250 विल बी द डेप्रीसिएशन. एंड लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट वुड द डेफर्ड टैक्स बी कैलकुलेटेड? द आंसर इज 40%, क्योंकि 33% तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था. तो एक छोटा सा केस स्टडी प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन इंड एस 116 एंड छोटा सा इंड एस 12 का एप्लीकेशन. इन दिस क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा वजन था, और थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो लीज लाइबिलिटी को लेकर के था, जो कि 287,500 वाज मोर करेक्ट आंसर, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. अब आइए अगले केस स्टडी में चलते. नाम है केस स्टडी नंबर 2. लिखता है, ए लिमिटेड एंटर्स इनटू अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड 1,000 आवर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉल सेंटर ऑपरेटर टाइम पर एनम फॉर 6 लाख रुपया, विच इज 2 लाख पर एनम. द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस भी वही है. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years एट द रेट ऑफ 6,60,000 एज फॉलोज. और वो लिखता है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस. ये 6,60,000 का डिटेल दे रहा है. इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस द फी फॉर द फर्स्ट ईयर इज रिड्यूस्ड बाय 90,000 बिकॉज ऑफ द हाईली डिफेक्टिव सर्विस. तो हम लोगों ने सर्विस, हम लोग एंटिटी हैं, हम लोगों ने सर्विस ही सामने वाले को खराब दी है. तो बोल करके सामने वाले ने बोला, नहीं सर इतना फीस फिर आपका बनता नहीं है फर्स्ट ईयर का, आप अगले साल से सुधार करो, पहले तो कमती आवर दिया होगा या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो 90,000 अपना बनता ही नहीं है. तो फर्स्ट ईयर का फीस जो अपन 2 लाख बोले थे वो बनता ही नहीं है, अपना 1,10,000 रुपया में ही सेटल हुआ है आगे. और बोलता है ये 90,000 का रिडक्शन होगा और द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 years फॉर 7,50,000. तो 750 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ, 90,000 इधर छूट मिला, बोल करके उन्होंने एक 6,60,000 का फिगर हमारे सामने दे दिया कि भाई 6,60,000 में 3 साल और एक्सटेंड हो गया. उसका ब्रेकअप ऐसे करके दिया है. जबकि स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस 2,30,000 है, जो 2.5 लाख करके हम लोग सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवा रहे हैं. उसका स्टैंडअलोन अगर हम बेचते हैं तो 2.30 में बेचते हैं. फर्दर गवर्नमेंट G has a significant influence over L. L has a significant influence over A and controls K.
ऑल द एंट्रीज हैव ट्रांजैक्शंस विथ ईच अदर। तो ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई। ये तो देख करके लगता है कि इंड एस 24 का रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का क्वेश्चन बनना चाहिए। ये क्वेश्चन इंड एस 115 का है। क्वेश्चन क्या मांगता है, पढ़ते हैं। What will be the amount of revenue to be recognized in year 1? 2 लाख माइनस 90,000। एकदम क्लियर कट आंसर है 1,10,000। नो डाउट, चॉइस अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the accounting treatment for the contract extended at the end of year 1 with respect to its revenue recognition? The answer is पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, ऐसा बिलीव करके चलना पड़ेगा। बिकॉज पुराना सर्विस जो हम ले चुके या सामने वाले को दे चुके वो अलग है, और अभी जो फर्दर उसको गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। तो मॉडिफिकेशन जब भी होता है, टर्म्स जब भी चेंज होता है, इस तरह के आवरली बेस के जो सम होते हैं उसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट की कहानी बनती है। तो वो पूछ रहा है, देखते हैं अब इसमें चॉइस क्या क्या है। लिखता है द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली बाय अलोकेटिंग द रिमेनिंग रेवेन्यू फॉर इक्वली 5 ईयर्स। ये लॉजिकल है। मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली, नहीं, क्यूमुलेटिव कैचअप इसमें नहीं होता। बिकॉज पुराना कैंसिल, नया स्टार्ट हो रहा है। पुराना जो हो चुका, रेवेन्यू जो लिख चुके वो लिख चुके, नया आगे लिखने वाले हैं। द मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड फॉर एज 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, नो, 1 कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर्स लेना पड़ेगा। द मॉडिफिकेशन डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ इंड एस 115, ये फॉल करता है सर, नो। तो पहला वाला ही राइट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। और हम लोगों को 5 साल में कितना पैसा मिलेगा बोलो तो 2 लाख मिलेगा सेकेंड ईयर में, 2 लाख थर्ड ईयर में, और 2.5 लाख करके मिलेगा अगले 3 साल तक। तो यहां मिलेगा हमको 7.5 लाख और यहां मिलेगा हमको 4 लाख, सब मिलाकर के हमको 11,50,000 मिलेगा अगले 5 साल तक। तो अगर मैं डिवाइड करूं ना तो मेरा 2,30,000 का पर एनम का रेवेन्यू हम अगले 5 साल में लिखेंगे, अगर और कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा तो। ठीक है, ये 7 का ए था, ये तो हो गया। 7 का बी देखते हैं। What would be the remaining total revenue for 5 years? 11,50,000, करेक्ट है। What would be the amount of recognized revenue in the year 2? 2,30,000, राइट है। State which of the following statements is correct with respect to the transaction between A and K and A and L? तो पहले डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का कहानी है, बिना डायग्राम के मत जाना। आजा डायग्राम देखते हैं, कौन किसका कहां पे होल्डिंग क्या करता है, पढ़ते हैं। गवर्नमेंट जी का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है एल पर, एल का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है ए पर, और एल के को कंट्रोल करता है। तो मैं डायग्राम नेक्स्ट पेज में ही बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा। ये रहा गवर्नमेंट जी, इसका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है यानी एसोसिएट हो गया तुम्हारा एल लिमिटेड। एल का 2 कंपनी में कहानी है, ए में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है और के में कंट्रोल है। हाँ, तो मांग क्या रहा है, पूछ रहा ए और के ट्रांजैक्शन को लेकर के और ए और एल के ट्रांजैक्शन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए और एल में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ए और के, अच्छा हाँ, सब्सिडरी है, सब्सिडरी होल्डिंग को तो एक ही माना जाता है, तो के और ए के बीच में भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट का एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी में आता है। गवर्नमेंट का अगर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो तो वहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलता, और यहां पे एग्जेम्पशन का बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एल एंड ए के आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, रॉन्ग। ए एल नॉट डिस्क्लोज्ड, ए के डिस्क्लोज्ड, रॉन्ग। ए एल डिस्क्लोज्ड, AK not disclosed, wrong. AL and AK both are disclosable, right. तो इसमें क्या हुआ बच्चों,
कि 2 क्वेश्चन या 2 केस स्टडी, एक इंडेस 116 पे, एक इंडेस 115 पे, उसके बाद 2 छोटा छोटा क्वेश्चन, एक इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पे और एक डेफर्ड टैक्स पे। ये पूरा मिला करके ये लोग 10 क्वेश्चन इसमें खत्म कर दिए। अब बाकी आरटीपी में, क्योंकि एक आरटीपी में 20 क्वेश्चन रहता है, तो बाकी जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बचा वो सिर्फ 10 बचा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आरटीपी डिस्कस करने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। मैं 2 पार्ट में डिस्कस कर सकता हूं और अगर आज खत्म हो गया तो एक ही पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 11, इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अपने पढ़ते हैं, धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़िए। चाय भी पी लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट होता है। H Limited is a parent, S is a subsidiary, both are unlisted. Arrangement took place is this. Easily धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। Original ESOP scheme, employee stock option plan by H Limited, parent ESOP scheme. At the beginning of year 1, H Limited granted 1500 options in its own shares to its own employees. खर्चा में डेबिट करना पड़ेगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड, अपना ओन एक्सपेंस होगा और SBPR में क्रेडिट करना होगा। As well as S Limited's employee, that is 1000 to holding company's employees and 500 to S Limited employees. 2:1 में खर्चा डिवाइड करना पड़ेगा। सब्सिडरी के बिहाफ में हम जो खर्चा करेंगे वो हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और सब्सिडरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखेगा। सब्सिडरी का अपना एक्सपेंस डेबिट होगा। सब्सिडरी से रिलेटेड जो इंप्लॉय का पेमेंट हम कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं जर्नल आपको करके दे दूंगा अभी। विथ ए फेयर वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। ऑप्शन कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस। दिन का, साल का 5 रुपया लिखना है। H Limited will settle these in its own equity share. तो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है। SBPR क्रेडिट करना है, SBPL नहीं। All the options are expected to be vested. H Limited doesn't recharge to S Limited for ESOP expenses. तो अगर अपन प्लेन टेक्स्ट में इसका जर्नल एंट्री बोलें तो पेरेंट की बुक में 1000 ऑप्शन और सब्सिडरी का, इंप्लॉय का 500 ऑप्शन, पर क्योंकि पेरेंट दे रहा है तो पेरेंट लिखेगा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5000, 1000 इंटू 5, 15 रुपया टोटल है 3 साल का, 1 साल का 5 रुपया। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट 2500, 2:1, 500 इंटू 5 टू SBPR 7500। मैं खाली फर्स्ट पार्ट पढ़ के फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सब्सिडरी क्या लिखेगा? सब्सिडरी अपना 2500 का एंट्री मारेगा, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। ये इक्विटी एक तरह का, ये सब्सिडरी का एंट्री है। अब आप बोलोगे सर कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या होगा? कंसोलिडेशन जब करेंगे तो क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट, ये CCFP कैंसिल हो जाएगा, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 7500 हो जाएगा, टू SBPR 7500 हो जाएगा। तो मेरे को तो कंसोलिडेशन का अभी बातचीत बाद में करने से भी हो जाएगा, अगर अभी कर लूं तो कंसोलिडेटेड में होगा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 7500 टू SBPR 7500। ये 3 जर्नल एंट्री फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है पढ़ते हैं, ओके, फिर आगे डिस्कस करते हैं। न्यू ESOP scheme by S Limited subsidiary. H Limited and S Limited are unlisted entities. However, at the end of year 1, S Limited gets listed. At the beginning of year 2, S Limited offers 1500 options
in its own shares to H Limited's employees and its own employees. अब सब्सिडरी ऑफर कर रहा है तो देखते हैं इन एडिशन टू व्हाट इज ऑफर्ड बाय H है या इन रिप्लेसमेंट टू व्हाट इज ऑफर्ड बाय H है. कंडीशनल अपॉन H and S Limited's employees surrendering the right over parent ESOP scheme. इन एडिशन नहीं है, इन रिप्लेसमेंट है. तुम लोगों को वो पुराना वाला ऑप्शन अब नहीं मिलेगा, हेलो एम्प्लॉई ऑफ होल्डिंग, हेलो एम्प्लॉई ऑफ सब्सिडरी. तुम दोनों को वो जो 1500 शेयर होल्डिंग का मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, सब्सिडरी का मिलेगा. तो सर ऐसा तो हम लोग कभी भी क्लास में कोई सम नहीं बनाए थे. ट्रू, नहीं बनाए थे. तो सर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्या? नो, कॉमन सेंस का एप्लीकेशन है और अभी आरटीपी से बना रहे हैं, आएगा एग्जाम में कर लेना, करवा तो रहे हैं आरटीपी. तो सर इसको न्यू सम में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो, नया सम ही है. ऐसा कोई सम, चेंज वाला सम कि होल्डिंग का था पहले ऑप्शन और अब सब्सिडरी का हो गया, ऐसा कोई डिस्कस किया है क्या क्लास में? नो. बट आप आराम से मैनेज कर सकते हो. इसका आंसर इज यस. तुम देखना अभी लिखता है आगे, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज सेम, दैट इज 2 साल बचा हुआ. इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 6 रुपया, 3-3 रुपया करके अगले 2 साल एडिशनल लिखना है और 5-5 रुपया करके जो लिख रहे थे वो तो लिखना ही है. तो एक तरह का मॉडिफिकेशन भी है और एक तरह का चेंज भी है. भाई दूसरा कंपनी का शेयर ऑफर हो जाएगा. आगे लिखता है, all H Limited and S Limited's employee have opted for the scheme and the options are expected to vest. S Limited doesn't recharge to H for ESOP expenses. तो अब क्या हो गया ना बेटा, सब्सिडरी शेयर देगा, सब्सिडरी की बुक में SBPR आने वाला है. तो सर सब्सिडरी अगर होल्डिंग के एम्प्लॉई को ऑप्शन देगा तो सब्सिडरी को तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलना होगा और होल्डिंग को डिविडेंड इनकम बोलना होगा. बिल्कुल, जो पढ़े तो वही बोलना होगा. और सर पहले साल का भी तो एंट्री हो चुका है, उसको भी थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा. यस, वो आपको करना पड़ेगा, वो अभी करवा देते हैं, एकदम आराम से हो जाएगा. देखते हैं ना, आगे बढ़ते हैं. आगे वो लिखता है, एनालाइज द अबव अरेंजमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड इंडिविजुअल बैलेंस शीट ऑफ बोथ पेरेंट एंड सब्सिडरी. तो एनालिसिस में सबसे पहले लिखोगे, इन द फर्स्ट ईयर as the parent is going to give its equity share to its own employees, employee benefit expense and SBPR will be recorded, and for the shares it is going to issue to the subsidiary, investment in subsidiary will be recorded. In the books of subsidiary, it's a contribution from holding company, parent company, and its own employee का जो expense है that will be debited to employee benefit expense. So far as consolidated financial statement is concerned, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि दोनों के इंप्लॉई मिला के ग्रुप के इंप्लॉई हैं, इंटायर इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस विल बी डेबिटेड एंड एसबीपीआर विल बी क्रेडिटेड. तो ये एनालिसिस आप कर लिए. इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है, ये लिख देना है. एंड व्हेन द ऑप्शंस आर रिप्लेस्ड, एडिशनल कॉस्ट विल बी अकाउंटेड फॉर. सब्सिडरी जो डिविडेंड, सब्सिडरी जो होल्डिंग को देगा, होल्डिंग के इंप्लॉई को, वो आपको डिविडेंड की तरह लिखना है, होल्डिंग डिविडेंड रिसीव्ड लिख देगा. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि सब्सिडरी का ऑप्शन इशू होने वाला है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसको एनसीआई बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा. होल्डिंग का अगर इशू होता तो इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता, बट सब्सिडरी अगर अपना शेयर इशू करेगा इंप्लॉई लोगों को तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी अगर शेयर इशू करता है तो बाहर वालों को शेयर मिलेगा ना, इंप्लॉई तो बाहर वाले हैं. एनसीआई विल इंक्रीज, ये बात आप लिख दोगे, सब पढ़े हुए हम लोग. तो ये तो एनालिसिस हो गया. ऑल्सो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव अरेंजमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड इंडिविजुअल ऑफ बोथ पेरेंट एंड सब्सिडरी. तो फर्स्ट ईयर का तो जनरल एंट्री मैंने आपको दे दिया, सेकेंड ईयर का मैं आपको देता हूं. फर्स्ट ईयर का पहले आईसीएआई के आंसर सीट से चेक कर लेते हैं. ये एनालिसिस वही सब जो बात हम बोले वो लिखा हुआ है.
क्लासिफिकेशन में लिखा इक्विटी सेटल्ड है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट में लिखा कि इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है। जब एस का देने का बात हुआ तो डिविडेंड के रूप में बात करना है। कंसोलिडेशन में इक्विटी में दिखाना है। जो बोला वो सारा बात को डिटेल में लिखा हुआ है। तो एनालिसिस का बात खत्म करते हैं, जर्नल एंट्री में आते हैं। ये रहा जर्नल एंट्री। होल्डिंग की बुक्स में होल्डिंग का इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू एसबीपीआर। ये इक्विटी लिखा, आप एसबीपीआर लिखिएगा, आपको आदत है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व लिखने का। तो ये सेम एंट्री हम लोग पास किए थे। आ जाओ मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट टू एसबीपीआर, सब्सिडरी में इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। आ जाओ वो चेक कर लेते हैं। ये रहा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। कंसोलिडेटेड का जर्नल एंट्री वो नहीं दिया, जबकि मांगा था, ठीक है, तो वो मैंने आपको दे दिया। इस दोनों को मिलाकर के कंसोलिडेशन का जर्नल होता है। ऐसे तो कंसोलिडेशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, वो मांगा है बोल करके देना पड़ रहा है। अभी तो देखो, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री तो नहीं भी देने से चलेगा, बिकॉज जर्नल एंट्री देखो बेसिकली पेरेंट का बुक्स में, पेरेंट का एक बुक्स है, सब्सिडरी का एक बुक्स है। कंसोलिडेशन का कोई बुक्स तो होता नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री आप बोल सकते हो। तो मिलाना है बस दोनों को। तो मिलाने का बाद का अगर एंट्री आप मांगो करो तो मैंने आपको बोल दिया इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस लाइन बाय लाइन ऐड हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 7,500, ये 2500, ये 2500 कैंसिल, एसबीपीआर क्रेडिट खड़ा हो जाएगा 7,000। हम तो बोलेंगे आप तो एग्जाम में ना ये एंट्री पास करके आना, भले इंस्टीट्यूट ने पास नहीं किया हो। अब आइए सेकेंड ईयर, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब सेकेंड ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि होल्डिंग का बुक्स का बात कर रहे हैं। होल्डिंग अब शेयर इशू करने वाला नहीं है, तो होल्डिंग का जो एसबीपीआर क्रेडिट में पड़ा था उसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स, तो एसबीपीआर को डेबिट कर दो, क्योंकि अब वो देने वाला नहीं है। तो सर पिछला साल में रिवर्स कर देते, एंट्री नहीं मारते। पिछला साल में तो पूरा साल कंप्लीट हुआ ना बेटा। सेकेंड ईयर में इस सब्सिडरी ने अपना ऑप्शन ऑफर किया ना होल्डिंग के इंप्लॉई को भी और अपने इंप्लॉई को भी। तो होल्डिंग पहले अपने एसबीपीआर को रिवर्स करेगा, इन्वेस्टमेंट को रिवर्स करेगा, और इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस जो वो लिख चुका उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। उसकी जगह डिविडेंड लिखेगा कि भाई डिविडेंड मिला हमको सब्सिडरी से। सर टू इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस लिखवा देते ना, नहीं, वो इंप्लॉई ऑलरेडी काम कर चुका है, वो रिवर्स ऐसे नहीं होता है। तो सर एक तरह से फर्स्ट ईयर का भी डिविडेंड इनकम हम लोगों को मिल गया, आप ये बोल सकते हो। हाँ, पिछला साल का प्रॉफिट से सब्सिडरी ने इस साल डिविडेंड दिया मान लो ना, तो टू डिविडेंड इनकम। सर ये क्लियर है। सर सब्सिडरी को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहला 2,500 के लिए बोल रहे हैं, 2,500 के लिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट डेबिट करेगा, टू एसबीपीआर लिखेगा। ये रहा देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट टू एसबीपीआर, ये एसबीपीआर का ही दूसरा नाम है। और फिर से जो डिविडेंड दिया होल्डिंग को, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट या रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू एसबीपीआर 5,000 रुपया। तो सर कंबाइन एंट्री में रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट अकाउंट डेबिट टू एसबीपीआर। सर आईसीआई ऐसा वर्ड क्यों लिखा है? वो वर्डिंग है, मीनिंग सेम है। तो सर ये तो पुराना पाप धुल गया, चलिए एकदम इजीली समझ में आया। ओल्ड एंट्री इज गेटिंग रिवर्स्ड। अब क्या करना है? रेडी? सर अब क्या करना है? अब होल्डिंग के बारे में सोचो। होल्डिंग का 1000 ऑप्शन का 5 रुपया करके और 1000 ऑप्शन का एडिशनल 6 रुपया बोला 2 साल में डेबिट करना होगा,
तो 3 रुपया करके समझ लो। तो सर 8 रुपया बोल दीजिए ना, 5 पुराना 3 नया, 5 5 5 15 का 1/3, 5 5 5 और 6 का 1/2। यस, इजी हो जाएगा। तो 8 रुपया लिखना 1000 शेयर का, तो 8000 रुपया। ठीक है सर, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट होगा, डिविडेंड इनकम क्रेडिट होगा होल्डिंग का। तो ये रहा देखो, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम अकाउंट। तो सर ये एंट्री सेकेंड ईयर एंड पे होगा, यस, और ये रिवर्सल वाला एंट्री सेकेंड ईयर बिगिनिंग में होगा। सर सब्सिडरी क्या एंट्री मारेगा? एक तो ये डिविडेंड वाला एंट्री मारेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल दो, डेबिट टू एसबीपीआर। और सर वाला अपना वाला इंप्लॉई का 8 रुपया 500 इंप्लॉई का, वो 4000 रुपया इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपीआर। तो सर कंबाइंड एंट्री बोल दीजिए ना, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट 8000 जो कि सरप्लस में डेबिट हो जाएगा, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4000 टू एसबीपीआर 12000। इसको देखो कैसा लिखा है, ये रहा डिविडेंड अकाउंट। सर इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन टू पेरेंट ऐसे क्यों लिखता है? रिजर्व सरप्लस इक्विटी में ही तो है ना। बट सर रिजर्व एंड सरप्लस लिखना चाहिए या डिविडेंड पेड लिखना चाहिए, आप वही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम का खाली फर्क है। और इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉई एक्सपेंस हम लोग लिखते हैं इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, तो आप वही लिखो जो आप लिखते आए हो, 4000 टू एसबीपीआर 12000। और सर कंसोलिडेशन में क्या होगा? कंसोलिडेशन में देखो, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस ये 4000 और ये 8000 कंबाइंड हो जाएगा, डिविडेंड इनकम डिविडेंड पेड कैंसिल, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस 12000, और कंसोलिडेशन में एसबीपीआर की जगह नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। और सर पुराना वाला भी तो एसबीपीआर लिखा हुआ है, उसको भी एनसीआई में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सर 2 जर्नल एंट्री दीजिए ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। एक तो हो जाएगा ओल्ड वाला एसबीपीआर जो पेरेंट का था, वो डेबिट हो जाएगा 7500 टू एनसीआई 7500, और दूसरा 12000 का एंट्री होगा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12000 टू एनसीआई 12000। ये एंट्री अगले साल भी होगा। तो सर 12 और 12 24 और 7.5 31,000 टोटल होगा, यस। और वो होगा तुम्हारा 15 + 6 21 रुपया इंटू 1500। देखो तो 21 रुपया इंटू 1500, 21 इंटू 1500, हाँ 31,500, परफेक्ट। तो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एंट्री कॉमन होगा। जो सेकेंड ईयर एंड का ये वाला एंट्री था ना, वो थर्ड ईयर एंड में रिपीट होगा, और यहां भी जो सेकेंड ईयर एंड का एंट्री 12000 का था, वो थर्ड ईयर एंड में रिपीट होगा। और सर जब शेयर इश्यू हो जाएगा तो एनसीआई में है, एनसीआई में पड़ा रह जाएगा वो। कंसोलिडेशन का बोल रहे हैं। और सर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जो 31,500 है, सब्सिडरी जब शेयर इशू कर देगा तो अपना एसबीपीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देगा। तो सर उन सब के बारे में जर्नल एंट्री नहीं मांगा है, नो नहीं मांगा है, उसका जर्नल एंट्री नहीं मांगा है। शेयर इशू का जर्नल एंट्री नहीं मांगा है। और इवन कंसोलिडेशन का भी देखो ना, वो लोग करके नहीं दिया है, हम लोग करके देंगे। और सर ये सब कैलकुलेशन हम लोग जैसे किए वैसे ही, वो थोड़ा सा डिटेल में किया, हम लोग थोड़ा दूसरा स्टाइल से किए। सो दिस इज अ बिग सम, स्ट्रॉन्ग सम एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम, एकदम इस बार के एग्जाम में आने लायक सम। ओके, एक सेकेंड। तो मैं इसको डाल दिया भाई वेरी इंपॉर्टेंट में, एक बार मैं इसको मिटा दिया और मैं इसको डाल दिया वेरी इंपॉर्टेंट जनवरी 2026, मई 2026, नवंबर 2026 स्टूडेंट लोगों के लिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिल्कुल नया वैरायटी का क्वेश्चन है। और सर अगर जर्नल एंट्री इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पूरा आप
सेट बना के दे देते ना, तो आओ मैं सेट बना के दे देता हूं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जर्नल एंट्री फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBPR 7,500। सेकेंड ईयर बिगिनिंग में SBPR रिवर्स करेंगे, SBPR अकाउंट डेबिट टू NCI 7,500, और फिर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू NCI 12,000। ये सेकेंड ईयर बिगिनिंग, ये सेकेंड ईयर एंड। और सर थर्ड ईयर में एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू NCI 12,000। 12 ही ना, 1,000 इंटू 8, हाँ 1500 इंटू 8 ही तो रे बाबा, 1500 ही तो एम्प्लॉई 8 रुपया खर्चा है, 5 + 3। हाँ तो ये कहानी है, 12 12 24 और 31,500 पूरा P&L में डेबिट हो गया, देख लो। और फाइनली इक्विटी नहीं NCI में क्रेडिट हो रहा, मतलब NCI अदर इक्विटी के नीचे में आता है, बट इक्विटी के अंदर ही आता है, बट NCI में जा रहा है, SBPR में नहीं जा रहा है। तो ये 4 जर्नल एंट्री कंसोलिडेशन वाला, ये भी आप रिकॉर्ड करके दिखा देना इंस्टीट्यूट को। होल्डिंग का अलग 3 साल का, सब्सिडरी का अलग, ये लोग कॉलम कॉलम बनाया, होल्डिंग का इधर, सब्सिडरी का अलग, इधर आपको जगह नहीं मिलेगा। आप होल्डिंग का अलग जर्नल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब्सिडरी का अलग जर्नल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कंसोलिडेशन का अलग जर्नल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कंसोलिडेशन का यहां दिखा दिए, होल्डिंग और सब्सिडरी का आपको सॉल्यूशन शीट में ऑलरेडी है, तो दिख रहा है वो आपको। सो दिस सम इज अ वेरी 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 गुड सम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड ऑन इंड AS 21। कहता है पेरेंट A लिमिटेड, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे। पेरेंट A लिमिटेड इज द रिपोर्टिंग एंटिटी, इट हैज नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन इन 2 subsidiary B and C. In all the following scenario, loan made between the group entities are permanent, that means it is forming part of net investment in foreign operations, not redeemable in near future. आगे Parent A Limited with sterling as its functional currency, preparing its financial statement on March 2025, loan receivable of US foreign currency, देख लो क्योंकि इसका फंक्शनल करेंसी, मैं पेरेंट का बात कर रहा हूं अभी A का, इसका फंक्शनल करेंसी डॉलर है और जो लोन असेट है वो डॉलर बोलता है, इसका फंक्शनल करेंसी पाउंड है और लोन रिसीवेबल जो है वो डॉलर में है। तो मॉनिटरी एसेट का रीमेजरमेंट होगा, ठीक है। 1 मिलियन का $US का लोन है फ्रॉम इट सब्सिडरी, रिसीवेबल फ्रॉम इट सब्सिडरी, मैंने लोन हम लोग दिए हैं, हम A बन के बात कर रहे हैं, that is outstanding for some time. Parent notified the subsidiary at the beginning of the year that no repayment will be requested in foreseeable future. पिछला साल में ₹1.45, माने मैं ₹1.45 बोल रहा हूं, 1 pound is equal to $145 और अभी 1 pound is equal to $182 है। अपने $1 मिलियन मतलब $10 लाख का लोन असेट था। तो अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो बिगिनिंग में अगर कन्वर्टेड इनटू पाउंड करूं इस असेट को तो $1.45 इज इक्वल टू 1 पाउंड, तो $10 लाख इज इक्वल टू कितना पाउंड, तो आंसर आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.45, जो यहां पे किया हुआ है तुम भी मेरे साथ करो, जो आता है 6,89,655, ये रहा। ईयर एंड में एक्सचेंज रेट है 1.82, तो ईयर एंड में अगर मैं फिर से पाउंड में निकालूं तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.82, डिवाइडेड समझ रहे हो ना, बिकॉज इतना डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड, तो $10 लाख है ये,
तो 10 लाख को 1.82 से अगर डिवाइड करें तो 549,451, ये रहा 549,450, राउंड ऑफ के लिए लिखा है। ये ईयर एंड का असेट है, ये ईयर की बिगिनिंग का असेट है। असेट का वैल्यू गिर रहा है तो लॉस होएगा डिफरेंस का। तो साफ इन्होंने लिखा देयर इज एन एक्सचेंज लॉस इन द बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडी होल्डिंग कंपनी। पेरेंट को ये लॉस हो रहा है, फॉरेन करेंसी लॉस है, और ये एक्सचेंज लॉस P&L में डेबिट होगा पेरेंट की बुक्स में। बट कंसोलिडेशन की बुक्स में ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बन जाएगा बिकॉज इट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशंस। उधर जब नेट इन्वेस्टमेंट को भी रीट्रांसलेट करोगे तो वहां पे भी गेन आएगा, ये लॉस और गेन सेट ऑफ हो जाएगा, बट ये OCI का पार्ट बनेगा इन CFS, और इन SFS ऑफ द पेरेंट ये P&L में डेबिट होगा। अब आगे देख लेते हैं पहले इसके बारे में, और ये पेरेंट की बुक्स में हो रहा है। ये देखो स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट, एक्सचेंज लॉस, मैं मिटा दूं इसको, एक्सचेंज लॉस 140205। आगे देख लेते हैं इन पेरेंट का बैलेंस शीट, दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L इन कंसोलिडेशन, सच एक्सचेंज लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम as it is forming part of net investment in the foreign operation. There would be a corresponding gain included in OCI arising as part of retranslation of net assets, that is net investment in foreign operations. चलो ये डिस्कशन तो हो गया। और सर सब्सिडरी की बैलेंस शीट में, सब्सिडरी, एक मिनट रुकना, सब्सिडरी का तो फंक्शनल करेंसी भी डॉलर ही होगा ना, बिकॉज अमेरिकन सब्सिडरी है। ये देखो ना, लोन रिसीवेबल $1 1 मिलियन, तो वो तो अपना बैलेंस शीट भी डॉलर में ही बनाता होगा ना, नहीं तो डॉलर का लोन क्यों है। हालांकि इसको लिख करके देना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं लिख के दिया तो आपको यह समझना है कि सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, बिकॉज उसके कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का लॉस नहीं है या गेन नहीं है। नो एक्सचेंज डिफरेंस अराइजेज इन फॉरेन सब्सिडरी बिकॉज लोन इज डिनोमिनेटेड इन इट्स फंक्शनल करेंसी। बट ये बात अच्छे से लिखा नहीं है, देखो क्वेश्चन में, कि जो बी लिमिटेड नाम की सब्सिडरी है, बी है ना, कौन है यहां पे, सी लिमिटेड, उसका डॉलर इज द फंक्शनल करेंसी, ये कहां लिखा है क्वेश्चन पेपर में? कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई फॉरेन सब्सिडरी है बी, डॉलर का लोन है, तो अमेरिका में सब्सिडरी होगा, पेरेंट जो है वो लंदन में है। नीचे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं। चलो आगे, सेकेंड केस हो गया, ये इजीली डेल्ट हो गया। सेकेंड केस, सिनारियो 2, द फैक्ट्स आर सेम एज द अबव सिनारियो 1 except that parent has a loan receivable from subsidiary C of 2 lakh pound। अच्छा, यहां पे loan is given in माने loan is denominated in pound only, that has been outstanding for some time. The loan is treated by the parent A as forming part of its net investment in the subsidiary. Determine the treatment of exchange difference in the standalone statement of both subsidiary and parent in the consolidated balance sheet। तो हमको तो यही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये भी सब्सिडरी सी है और वो, अच्छा ये भी सब्सिडरी सी है। ओके, दो लोन है, ये लोन पाउंड डिनोमिनेटेड है। तो अगर ये पाउंड डिनोमिनेटेड है तो पेरेंट की बुक्स में तो पाउंड का पाउंड में ही रह जाएगा, बिकॉज पेरेंट का फंक्शनल करेंसी भी पाउंड है और लोन इज ऑल्सो डिनोमिनेटेड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड असेट इज डिनोमिनेटेड इन पाउंड, तो वो तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ही नहीं हुआ। तो होल्डिंग की बुक्स में तो कोई फॉरेक्स लॉस आएगा ही नहीं। मैं सिनारियो बी यहां पे लिख रहा हूं, सिनारियो 2, नो फॉरेक्स लॉस और गेन व्हाट एवर, मैं एक बार लॉस ही लिख रहा हूं, लॉस गेन जो भी हो इन होल्डिंग बुक्स।
अब सब्सिडरी क्योंकि सी है, उसका डॉलर इज द करेंसी, तो वो लोन पेएबल को, लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी को बिगिनिंग में अगर लिखेगा तो 2 लाख पाउंड इनटू करना होगा, और क्या रेट था रे, 1.45, 2 लाख इंटू 1.45 इज 2,90,000 $, और ईयर एंड में 1.82 था ना, एक मिनट रुक, 1.82, तो 2 लाख इंटू 1.82 इज 3,64,000, $3,64,000। तो उसकी बुक्स में एक्सचेंज लॉस आएगा, सब्सिडरी की बुक्स में लायबिलिटी विल बी रीस्टेटेड एट ए हायर अमाउंट। दिखाएंगे आपको सॉल्यूशन। 74,000 का एक्सचेंज लॉस आएगा, और इसको जब, ये डॉलर में है, इसको जब कंसोलिडेशन में लिखेंगे तो ओसीआई में लिखना होगा, बट कंसोलिडेशन में तो डॉलर में नहीं लिख पाएंगे, उसको पाउंड में लिखना होगा, बिकॉज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड इन पाउंड, तो 1.82 से डिवाइड करना होगा, 40659 आएगा एक्सचेंज लॉस इन डॉलर सब्सिडरी बुक्स। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओसीआई में आएगा 40659, which is nothing but 74,000 divided by 1.82. बट घबराने का बात नहीं है, वो नेट इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट भी हो जाएगा। पढ़ते हैं सिनारियो 2, पेरेंट का बुक्स, देयर विल बी नो एक्सचेंज डिफरेंस क्योंकि पाउंड डिनोमिनेटेड एसेट है। सब्सिडरी का बुक्स, ओपनिंग लोन 290, क्लोजिंग लोन 364, लॉस 74,000। ये लॉस सब्सिडरी अपने P&L में लिखेगा, ये रहा एक्सचेंज लॉस 74,000 सब्सिडरी के P&L में आ गया इनकम स्टेटमेंट में। कंसोलिडेशन में 40659 का लॉस है, ये रहा 40659 का लॉस ऑन कंसोलिडेशन, ओसीआई में डेबिट होगा, काउंटर में नेट इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, वो लाइन यहां पे लिखा हुआ, आप भी लिख देना। इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एक्सचेंज लॉस ऑफ 40659 कैसे आया वो निकाल देना, 74,000 by 1.82 will be debited in other comprehensive income which will be compensated when the net asset of subsidiary will be retranslated। बस और क्या। सो ये इजी क्वेश्चन था, नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3 होल्डिंग बुक्स, सब्सिडरी बुक्स और कंसोलिडेटेड बुक्स ऊपर नीचे करके आपको लिखना है जैसा इन्होंने लिखा है। देखो ना, सेकंड वाला सिनारियो बोल रहा हूं, पेरेंट की बुक में नो फॉरेक्स लॉस प्रॉफिट, सब्सिडरी की बुक्स में फॉरेक्स लॉस 74,000, कंसोलिडेटेड बुक्स में फॉरेक्स लॉस 40659 टू बी डेबिटेड इन ओसीआई, काउंटर एडजस्टेड व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट विल बी रीट्रांसलेटेड। बस सो आसान सा 2 क्वेश्चन, एक थोड़ा अच्छा था इंड एस 102 वाला, और ये थोड़ा सा आसान था इंड एस 21 वाला। अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो एसी चला ना अनुपम, गर्मी लग रहा है। लिखता है ड्यूरिंग 2023 टी लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट अ प्री पेमेंट ऑफ 680 मेड ड्यूरिंग 2021 कैलेंडर ईयर चल रहा है had not been recognized in the profit and loss as the related expenses were incurred. The prepayment should have been recognized as an expense of 170 in 2021, 425 in 2022 and 85 in 2023। उसको इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तीनों मिलाकर के जोड़ के देख तो एक्सपेंस हो गया क्या मिलके 170 प्लस 425 प्लस 85। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा टेबल बना देता हूं आपके लिए। 2021 में 170 पीएल में डेबिट होगा, 2022 में
425 डेबिट होगा और 2023 में 85 डेबिट होगा, सब मिला के 680 डेबिट होगा। आप भी वर्किंग नोट में ये टेबल बना देना, इन्होंने नहीं बनाया, इनका लिखा हुआ है ना। और ये चीज इनको 2023 में पता चला है, प्लीज। हाँ, तो प्रायर पीरियड एरर है, मिस्टेक है, रेक्टिफाई करना होगा। और ये एरर 2023 में पता चला, समझ रहे हो बेटा? 2023 में पता चला है तो 23 तो सुधार लेंगे, 22 सुधार लेंगे। 21 का जो गलती है वो एक थर्ड बैलेंस शीट बनेगा, उसमें सुधारना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज एन एरर अफेक्टिंग प्रीसीडिंग ईयर के भी पहले वाला साल। तो ओपनिंग बैलेंस शीट सुधरेगा और ओपनिंग का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस को सुधारना होगा। आओ ना दिखाते हैं आपको। अब सम बोलता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 2023 का P&L। तो P&L में तो क्लियर है, ये 6120 का जो एक्सपेंस का फिगर है इसको बढ़ाना होगा। 2022 है ना वो? हाँ, तो इसको मेरे को लिखना होगा 425 रुपया प्लस करके। कितना है ये? 6120 है, 6120 प्लस 425, ये हो जाएगा 6545। और इसको भी चेंज करना होगा, 9350 में 85 और ऐड करना है, 9435। बस नया PL बन गया। 6800 माइनस 6545, 255 इज द नेट प्रॉफिट। और इस साल का हो गया 10,200 माइनस 9435, 765। बस हो गया रिवाइज्ड P&L। ये आपको रेक्टिफाई करके नया बनाना होगा, रीड्राफ्ट। बिकॉज करेंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर शुड बी एरर फ्री। करेंट ईयर को तो एरर फ्री करना ही होगा, बिकॉज करेंट ईयर में आपने डिस्कवरी कर लिया एरर का, तो करेंट ईयर को ठीक करो, प्रीसीडिंग ईयर कंपेरेटिव को ठीक करो और ओपनिंग बैलेंस शीट को ठीक करो। ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये माना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है 23,800, ये 1122 का है, 1122। इससे मेरे को 170 लेस करना होगा। 21 वाला साल में डेबिट होना चाहिए ना, तो 1122 में ये जो 23,800 का फिगर है, 23,800 माइनस 170, तो ये हो जाएगा 23,630। और सर ये जो 680 है ये 255, और ये फिगर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और ये 24480, ये 850 चेंज होकर के हो जाएगा 765। क्लोजिंग जैसा निकलेगा फिर निकल जाएगा। और सर ये जो 23,800 को आपने माइनस किया 170, 23630 लाए, ये दिखाना पड़ेगा आपको। रिकॉन्सिलिएशन हैज टू बी मेड। मांगा क्या देखते हैं ना, दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज एडजस्टेड एंड कंपेरेटिव्स आर रीस्टेटेड व्हेन प्रैक्टिकेबल टू रिफ्लेक्ट द करेक्शन ऑफ एरर। हम लोग कर देंगे। अज्यूम देयर आर नो टैक्स इफेक्ट, ड्रॉ द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टू रेक्टिफाई। ये रहा रिवाइज्ड P&L 6800, 6545, 255। आओ सॉल्यूशन शीट दिखाते हैं। ये तो ज्ञान लिखा है, ये देखो 6800, 6545, 255 रेक्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये आफ्टर करेक्शन। और सर ये वाला सेकेंड वाला 10,200, 9435, 765, 10,200, 9435, 765। परफेक्ट, ये हो गया रीस्टेटेड P&L। और सर रीस्टेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी दिखा दीजिए। ये रहा देखो, पहले फर्स्ट ईयर का ओपनिंग कोस्ट ठीक करेंगे, 23,800 माइनस 170, देखो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर माइनस किए तो 23630। दिखाऊं? ये देखो, पर वो दिखना चाहिए पूरा, जैसे मैं लिखा ना, ये दिखना चाहिए। और फिर 255 का प्रॉफिट ऐड हुआ, ये रहा 255 का प्रॉफिट ऐड हुआ, 23855 क्लोजिंग, 23885, ये 23885 यहां लेना पड़ेगा ओपनिंग अर्निंग, करेंट ईयर प्रॉफिट 765, ये क्लोजिंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल, हम लोग इससे बहुत डिफिकल्ट सम जिसमें टैक्स इंप्लीकेशन भी था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हम लोग बनाए हुए हैं। 3 बैलेंस शीट वाला कहानी इसमें इंपैक्टेड हुआ, क्योंकि एरर वेंट टू द प्रायर ईयर टू द प्रीसीडिंग ईयर।
23 करेंट ईयर था, 2022 प्रीसीडिंग ईयर था, एरर 2021 को भी इंपैक्ट करता था। तो 3 बैलेंस शीट अप्रोच इंपैक्टेड हुआ, यूज में आया। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को रेक्टिफाई करना पड़ा, करेंट ईयर की प्रॉफिट को एरर फ्री करना पड़ा, लास्ट ईयर के पीएल को एरर फ्री करना पड़ा, एंड अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम लोगों ने बना करके दिया। सर इस तरह का सम हम लोग पहले भी बनाए हुए क्लास में, आंसर इज 100% यस। और सर इसके पीछे वाला जो वो वाला लोन वाला सम, वैसा सम भी बनाए हुए हैं, एकदम सेम नहीं बट ऑलमोस्ट वैसा बनाए हुए हैं। अब आइए आज का अगला सम, और आरटीपी का दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। आरटीपी के डिस्कशन का ये आखिरी सम, 14 नंबर सम। इसके बाद के जो 6 सम और हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। कल या परसों आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। 14 नंबर अभी बना करके आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ पेंट फॉर अ 3-year पीरियड। गुड। ए लिमिटेड जो एंटिटी है मेक्स अ 50,000 रुपीज का अप फ्रंट पेमेंट मेड टू द कस्टमर है, ये कंसिडरेशन पेड टू द कस्टमर। पता करो कस्टमर कुछ दे रहा है क्या हमको। द कस्टमर विल यूज दिस टू कस्टमाइज द पेंट स्प्रेयर फॉर ए लिमिटेड प्रोडक्ट्स। ए लिमिटेड डिटरमाइंस दैट द अपफ्रंट पेमेंट इज नॉट इन रिस्पेक्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट गुड्स। तो हम लोग खाली पे किए, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो दिस विल रिड्यूस द ट्रांजैक्शन प्राइस। Transaction price will come down by this because we the entity are not getting anything against this payment of 50,000. आगे A Limited estimates 10 लाख रुपया का सेल्स ओवर अ 3-year पीरियड। पहला क्वार्टर में 1 लाख का सेल हुआ, सेकेंड क्वार्टर में 1.25 का सेल हुआ। However, A Limited update its estimate of total sales ड्यूरिंग द क्वार्टर 2 ऑफ 15 लाख। 10 लाख जो था वो 15 लाख हो जा रहा है। रिक्वायर्ड डिटरमाइन द नेट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 बाय ए लिमिटेड। क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है, तो मैं यहीं पे आपको बना करके देता हूं ना। पहले ट्रांजैक्शन प्राइस का बात कर लो। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम 10 लाख, हमारा पेमेंट जो हम किए आप फ्रंट पेमेंट 50,000, नेट एक्सपेक्टेड है 9,50,000। तो बट हम लोग तो इसको तो रेवेन्यू नहीं बोल पाएंगे, जब जब होगा तभी तब रेवेन्यू बोल पाएंगे, जब जब माल बेचेंगे। तो ये जो 50,000 का पेमेंट है ना, ये ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट ईयर में एक्चुअल सेल 1 लाख और एस्टिमेटेड टोटल सेल पूरा 3 साल में, 3 साल का मतलब हो गया 12 क्वार्टर, क्वार्टरली डिटेल दिया है। तो अब मैं अगर फर्स्ट क्वार्टर का बात करूं ना, तो फर्स्ट क्वार्टर में मेरा एक्चुअल सेल है 1 लाख और अपफ्रंट पेमेंट को परसेंटेज वर्क डन के हिसाब से हमको ट्रांजैक्शन प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस है 10 लाख में से 1 लाख। तो अपफ्रंट पेमेंट मेरा 50,000 था, 50,000 का 10%। सर 10% कैसे लाए? 10 लाख और 1 लाख, 10 लाख का सेल टोटल होने वाला है। 1 लाख इस क्वार्टर में अचीव किए तो 10% हो गया। तो हम अपफ्रंट पेमेंट का 10% को ट्रांजैक्शन प्राइस से माइनस कर देंगे, तो माई ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी 95,000। सर यहां से भी तो निकाल सकते थे ना, 9,50,000 का टोटल एक्सपेक्टेड सेल है, उसका 10% निकाल लो, सीधा हो जाएगा 95,000। कर सकते थे बट ये लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सर सेकेंड क्वार्टर में कैसे करेंगे? सेकेंड क्वार्टर में क्यूमुलेटिव कैचअप गेम खेलना होगा। परसेंटेज कैसे निकलेगा सर? परसेंटेज निकलेगा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख। सर कैसे? देख 1 लाख फर्स्ट क्वार्टर का सेल, 1.25 सेकेंड क्वार्टर का सेल, दोनों मिला दिया तो 2,25,000। और सेकेंड क्वार्टर में मेरे को लग रहा है कि 3 साल का सेल 15 लाख होने वाला है। तो 225 बाई 15 लाख अगर मैं करूंगा तो 15% का कंप्लीशन है। 15% को अगर मैं पकड़ूंगा तो 50,000 का 15% माने 7,500 2 क्वार्टर में
मेरे को अपफ्रंट पेमेंट के नाम से ट्रांजैक्शन प्राइस को रिड्यूस करना है। लास्ट क्वार्टर में हम रिड्यूस कर चुके हैं 5,000 रुपया, तो मेरे को 2,500 रुपीज खाली रिड्यूस करना है। और सेकेंड क्वार्टर का मेरा एक्चुअल सेल है 1,25,000 माइनस अपफ्रंट पेमेंट का 2,500 माइनस कर दिए, तो मेरा 1,22,500 इज द रेवेन्यू फॉर सेकेंड क्वार्टर। और सर वैसे करके अगर बनाते तो ये जो 950 का एक साथ करके बनाते तो ऐसे बनता, देख 15 लाख टोटल और 50,000 इधर माइनस, तो 14,50,000 14,50,000 इंटू 15% माइनस 95,000। समझ लो, फर्स्ट क्वार्टर में हम 9,95,000 का पीएल में इनकम लिख लिए। सेकेंड क्वार्टर में 14,50,000 इंटू 15%, 14,50,000 इंटू 15% माइनस 95,000 इज 1,22,500। लेकिन ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, इसकी जगह ये वाला करना, बिकॉज वो तो सेल जब जब हो रहा है तो उसके हिसाब से बात करेंगे। सो दिस इज बेटर प्रेजेंटेशन। एक ही बात है, देखो इंस्टीट्यूट ने लिखा है अपफ्रंट पेमेंट 50,000 वुड बी ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। क्लियर। फर्स्ट क्वार्टर सेल 1 लाख, परसेंटेज वर्क डन 10%, 10% ऑफ अपफ्रंट पेमेंट 5,000, रेवेन्यू इज 1 लाख माइनस 5,000। एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन। सेकेंड क्वार्टर सेल 1,25,000, क्यूमुलेटिव सेल, क्यूमुलेटिव कैचअप खेलेंगे, क्यूमुलेटिव सेल 2,25,000, टोटल सेल 15 लाख, परसेंटेज वर्क डन 15%, अपफ्रंट पेमेंट 50,000 का 15% माइनस 5,000, 2,500 टू बी ट्रीटेड एज रिडक्शन, हेंस 1,22,500 इज दी रेवेन्यू इन द सेकेंड क्वार्टर। तो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया, आपके सामने रखा। सो 1 से लेकर के 14 नंबर सम तक का आरटीपी का डिस्कशन आज कंप्लीट हुआ। इंडेस 102 का क्वेश्चन ब्यूटीफुल था, इंडेस 21 वाला सो था, ओके ओके बोल सकते हो। अपफ्रंट पेमेंट इजी था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था। और अपफ्रंट पेमेंट के पहले जो मिस्टेक रेक्टिफिकेशन वाला, एरर रेक्टिफिकेशन वाला सम पुराना था, ओल्ड सम था, नथिंग न्यू इन दैट। और अपफ्रंट वाले में भी कुछ न्यू नहीं है, ऐसा सम हम लोगों ने इंडेस 115 में बहुत 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 बनाया है, बट ठीक है ना, प्रैक्टिस हो गया आप लोगों का। सो आज की क्लास में आरटीपी का डिस्कशन 1 से 14 तक का कंप्लीट होता है। 15 से लेकर के 20 तक का डिस्कशन सेकेंड क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, सो मेरी तरफ से Jan 26 का आरटीपी का डिस्कशन स्टार्ट हो गया, पहला क्लास कंप्लीट होता है, सेकेंड क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। होपफुली आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आरटीपी का प्रिंट आउट लेकर के भी कर लेना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला जर्नल एंट्री इंडेस 102 वाला इंस्टीट्यूट ने नहीं पास किया है, आप लोग जरूर पास कर लेना। सोल्यूशन शीट में अपना एग्जाम में अगर सम आ गया तो एक एक्स्ट्रा पेज दे देना, इन दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द जर्नल एंट्रीज आर। जर्नल एंट्री नहीं लिखने का मन है, कम से कम एडजस्टमेंट्स आर, बिकॉज बहुत जन आर्ग्यू करता है कि कंसोलिडेशन में क्या चाहिए जर्नल, वहां तो एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वैसे करके लिख देना। बट जर्नल नहीं पूछता का इंस्टीट्यूट कितना बुक में कितना जगह पे जर्नल एंट्री बोला हुआ है, कंसोलिडेशन का जर्नल बताओ, तो हम लोग करते ही है ना जर्नल। अब वो क्या है बताओ ना, वो जो इंडेस 103 में हम लोग जो उसको बोलते हैं ना कि नेट असेट लिख लो, गुडविल लिख लो, तो सब तो कंसोलिडेट, उसमें जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होता है, तो होना नहीं चाहिए। बट ठीक है, एडजस्टमेंट का ही चीज है, जर्नल मांगेगा जर्नल भी कर देंगे, वो आप एग्जाम में जरूर करके आना। इंडेस 102 का कंसोलिडेशन वाला कौन सा बोल, तो वो 7500 12,000 वाला। ओके, सो आरटीपी का पहला क्लास कंप्लीट होता है, Jan 26 वाला। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टेक गुड केयर, प्रिपरेशन करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय बाय।